नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले में आपा खोते दिखे बीजेपी के मंत्री की, बिहार एनडीए में पड़ती दरार की, जानेंगे ममता से क्यों दूरी बना रही है कांग्रेस, रंजन गोगोई की क्यों जा सकती है संसद की सदस्यता, बात करेंगे किसानों के हटने के बाद भी बंद पड़ी सड़कों की, भारतीय क्रिकेट टीम में पड़ी फूट की, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की मदद के लिए संघ चलाएगा घर वापसी अभियान, मोहन भागवत ने दिलाई हिंदू धर्म छोड़ने वालों को घर वापसी की शपथ। शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, आर्यन अब हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी नहीं देंगे, लेकिन एसआईटी ने बुलाया तो दिल्ली जाना पड़ेगा। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से की मुलाकात, कांग्रेस में शामिल होने के लगे कयास। लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 329 अंक टूटकर 57,788 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 103 अंक फिसलकर 17,231 के स्तर पर हुआ बंद। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिख रही है। किसानों का गुस्सा अभी तक कम भी नहीं हुआ था कि बीजेपी के मंत्री ने उन्हें और भड़का दिया। मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्र टेनी किसानों के साथ विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं, और आज पत्रकारों ने जब उनसे एसआईटी जांच को लेकर सवाल किए तो टेनी ने बता दिया कि बीजेपी के लिए वो मुश्किल बने हुए हैं। किसान आंदोलन से निकले तो लखीमपुर पर अटके। बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव बेहद नजदीक है और पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा है। विपक्ष एसआईटी जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए मांग कर रहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ किसानों की जान लेने की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी ओर अजय मिश्र अभी भी अपने बेटे आशीष का बचाव करने में जुटे हैं। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि लखीमपुर में हुई घटना में कोई साजिश थी। मंत्री ने अपने बेटे को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि एक बेकसूर व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, लेकिन जब उनसे एसआईटी जांच को लेकर सवाल किया गया, जिसके बाद आशीष के खिलाफ जान लेने की धारा भी जोड़ दी गई है, तो अजय मिश्र अपना आपा खो बैठे। वो पत्रकारों पर ही भड़क उठे और मंत्री जी के मुंह से अपशब्दों की बारिश शुरू हो गई। अजय मिश्र धमकी भरे अंदाज में पत्रकारों को संभालने की बात करते दिखे। मंत्री जी के तेवरों से साफ था कि वो अभी भी बदले नहीं हैं। वो सांसद विधायक बनने से पहले जो थे वो अभी भी वो ही हैं। बस अंतर इतना आया है कि आज वो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं और पीएम मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया है। अजय मिश्र के सीधे सीधे सवाल पर आपा खोने के पीछे की वजह भी सामने आने लगी है। दरअसल कृषि कानून वापसी के बाद अब पीएम मोदी अजय मिश्र से भी पीछा छुड़ाने की तैयारी में है। किसानों के साथ हुए समझौते में भले ही उन्होंने अजय मिश्र को हटाने की बात नहीं मानी, लेकिन अब चुनावों में दिख रहे नुकसान की भरपाई के लिए अजय मिश्र को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। अजय मिश्र के पास संदेश पहुंचा दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनका केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा हो जाएगा। टेनी के तेवरों से बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। जल्द ही बीजेपी को टेनी से अलग होना पड़ेगा, नहीं तो यूपी की जनता सरकार से बीजेपी को अलग कर देगी। बीजेपी टेनी का साथ छोड़ने को लेकर जरूर असमंजस में दिख रहे हों, लेकिन बिहार में जेडीयू जरूरत पड़ने पर बीजेपी का साथ छोड़ने की अभी से तैयारी करती दिख रही है। इसके संकेत लोकसभा में दोनों दलों के सदस्यों के बीच हुए टकराव में भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे गठबंधन के बीच कड़वाहट दिखाई देने लगी है। बिहार में एक साथ सरकार चलाने वाले बीजेपी और जेडीयू के नेता भले ही मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हों, लेकिन संसद में हमेशा दोनों दलों को साथ देखा गया है। जब जब बीजेपी की अग्नि परीक्षा आई है, तब तब नीतीश की पार्टी ने दोस्ती का फर्ज निभाकर उसकी नैया पार लगाई है। लेकिन इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी और जेडीयू के सांसद ही आमने सामने आ गए। लोकसभा में राज्य ग्रामीण सड़क परियोजना और विकास गतिविधियों में प्रगति की कमी को लेकर दोनों पार्टी के सांसद आपस में ही भिड़ गए। दरअसल बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने बिहार सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपने राज्य में काम पूरा नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बिहार की सरकार से काफी निराश हूँ। बिहार में फेज 1 और फेज 2 में स्वीकृत की गई सड़कों का काम अभी भी अधूरा पड़ा है।
इसी के साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने उन आंकड़ों का हवाला दिया जिससे पता चलता है कि बिहार सरकार PMGSY के तहत लक्ष्य को पूरा करने में विफल रही है। अब जब बीजेपी के नेता लगातार नीतीश की कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे तो भला जेडीयू खामोश कैसे बैठेगी। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी मंत्री गिरिराज सिंह पर सवालों के तीर छोड़ दिए। उन्होंने पूछा कि क्या कार्य पूरा करने और कार्य की प्रगति को तेज करने के लिए उनकी ओर से राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कभी कोई बैठक की गई थी। एनडीए बिहार के साथ साथ केंद्र में भी सरकार चला रही है। आप भी बिहार से हैं और मैं भी बिहार से हूं। क्या आपने कभी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार या उसके अधिकारियों के साथ बैठक करने की कोशिश की है। अब भले ही संसद में सड़क को लेकर संग्राम छिड़ा था, लेकिन नेताओं के बयानों से साफ है कि ये सत्ता के लिए संग्राम है। हर कोई खुद को ऊपर दिखाना चाहता है। संसद में सड़क के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू सदस्यों में तकरार है तो बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर टकराव है। साफ है बीजेपी और जेडीयू के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये दूरियां सत्ताधारी दलों के बीच ही नहीं दिख रही, विपक्षी दलों में भी दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली में अब तक करीबी दिखाने वाली कांग्रेस और टीएमसी अब एक दूसरे के खिलाफ खुद को दिखाने लगी है। इसकी झलक सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में दिखी। बैठक के बाद बताया गया कि टीएमसी सदस्य इसमें नहीं पहुंचे, लेकिन अब कहानी दूसरी ही सामने आ रही है। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठित यूपीए ने एनडीए को सत्ता से हटाकर देश की कमान संभाली थी। अब 2024 के लिए फिर से कांग्रेस ऐसी ही कोशिश कर रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इसमें टीएमसी और आप के नेताओं को न्योता नहीं दिया गया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गोवा सहित उन राज्यों में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये दोनों ही दल बीजेपी के विरोध के साथ साथ कांग्रेस का विरोध भी कर रहे हैं। टीएमसी तो कांग्रेस को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सोनिया गांधी की अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ममता बनर्जी जिस तरह से कांग्रेस को दरकिनार कर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही है, माना जा रहा है कि उसके जवाब में सोनिया गांधी ने ये बैठक की। बैठक में भाजपा विरोधी मोर्चा, संसद के मौजूदा सत्र में विपक्ष की साझा रणनीति और राज्यसभा के 12 सदस्यों की निलंबन वापसी को लेकर भी चर्चा की गई। खबर है कि इस मीटिंग में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि यूपीए जैसा अब कुछ नहीं है, तो अब शायद सोनिया गांधी उन्हें यूपीए की ताकत का एहसास कराना चाहती हैं। ये बैठक उस दिन हुई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी गोवा में थी। बता दें कि ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के प्रयासों पर बातचीत हुई। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली और मुंबई का दौरा किया था। इस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं से दूरी बनाई। तो अब कांग्रेस ममता बनर्जी से दूरी बनाती दिख रही है। तो देखना होगा कि ममता बनर्जी के बिना क्या सोनिया गांधी विपक्षी नेताओं को साथ लाने में कामयाब होती हैं या नहीं। मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब सोनिया गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई और टीएमसी को न्योता ही नहीं दिया। बैठक राजनीतिक हो तो उसमें शामिल होने के लिए न्योते की जरूरत होती है, लेकिन अगर मामला संसद का है तो किसी न्योते की जरूरत नहीं होती। आप संसद के सदस्य हैं तो उसकी बैठक में शामिल होना सदस्य की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन राज्यसभा सांसद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसे लेकर जो बयान दिया उससे उनकी संसद सदस्यता ही मुश्किल में फंस गई है। राजनीति में जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नहीं सोचा होगा कि उनके जुबान से निकली बात विपक्ष के खेमे तक पहुंच जाएगी और बवाल की वजह बन जाएगी। उनके संसद में मौजूदगी को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि 2 और पार्टियां पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आई। शिवसेना और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गोगोई के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। इससे पहले टीएमसी, कांग्रेस, सपा, सीपीआईएम भी राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। अब जिस बात को लेकर बवाल मचा है उस पर गौर करें तो रंजन गोगोई से हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में राज्यसभा में उनकी उपस्थिति के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि कोरोना को लेकर सदन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू किए गए हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था मुझे बहुत सहज नहीं लगती। जब मेरा मन करता है, जब मुझे
लगता है कि महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर मुझे बोलना चाहिए, मैं राज्यसभा चला जाता हूँ। मैं एक मनोनीत सदस्य हूँ, किसी पार्टी के व्हिप मुझ पर लागू नहीं होती, इसीलिए भी मैं वहाँ अपनी मर्जी से जाता हूँ और अपनी मर्जी से बाहर आ जाता हूँ। रंजन गोगोई के इस इंटरव्यू को लेकर विपक्षी दल खफा है। इसी को लेकर कई दलों ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दायर किया है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि बयान से विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब अगर राज्यसभा के सभापति विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को योग्य मानते हैं तो इसे हाउस प्रिविलेज कमेटी को आगे भेजा जा सकता है। राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित होने पर सदस्य की राज्यसभा सदस्यता भी जा सकती है। तो अब देखना होगा कि रंजन गोगोई पर क्या कार्रवाई होती है। पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलेगा या नहीं, ये राज्यसभा के सभापति को तय करना है। राज्यसभा सभापति गोगोई को राहत देते हैं या नहीं, ये उनके फैसले से ही साफ होगा। दूसरी तरफ किसान जरूर इस समय राहत महसूस कर रहे हैं। मोदी सरकार के साथ हुए समझौते के बाद उन्होंने बॉर्डर खाली कर दिए हैं, लेकिन बॉर्डर खुलने में अभी सरकार को जल्दबाजी नहीं है। इस साल बॉर्डर पर आवागमन शुरू होने की उम्मीद कम ही दिख रही है। किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं को यातायात के लिए पूरी तरह से खुलने में अभी वक्त लगेगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने कहा कि दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर और नेशनल हाईवे 44 पर सिंधु बॉर्डर किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले करीब 1 साल से बंद थे। अब किसान यहां से लगभग निकल चुके हैं और आखिरी जत्थे और तंबू भी एक आध दिन में हट जाएंगे, लेकिन ये दोनों बॉर्डर जनवरी से ही पूरी तरह खुल पाएंगे। इसकी वजह ये है कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी कुछ पक्के बैरिकेड बना दिए थे। उन्हें हटाने और फिर पूरे निरीक्षण के बाद ही बॉर्डर खुलेंगे। NHAI के अधिकारियों ने कहा कि NH24, NH9 और NH44 पर दोनों तरफ के हिस्सों के निरीक्षण का कार्य 15 दिसंबर के बाद शुरू होगा। दरअसल किसानों ने कहा है कि 15 दिसंबर को ही हाईवे के दोनों तरफ के हिस्सों को पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद दोनों तरफ से हिस्सों को पूरी तरह साफ करने में 2 हफ्तों का समय लगेगा। इसके बाद इसकी रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। नए साल से लोग इस पर सफर कर सकेंगे। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल तक प्रदर्शन करने के बाद किसानों का आंदोलन हाल ही में खत्म हुआ है। हजारों किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर जमे थे, वो अब धीरे धीरे अपना सामान समेट घर की तरफ जाने लगे हैं। सड़कों की मरम्मत जरूरी है, जल्दबाजी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, इसलिए सरकार ने सड़कों को पहले ठीक करने का फैसला किया है। फैसला साफ हो तो समस्या नहीं होती, लेकिन उलझे हुए फैसले समस्याएं बढ़ा देते हैं, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में इन दिनों हो रहा है। BCCI के फैसलों से टीम में फूट पड़ती दिख रही है। बोर्ड इसे संभालने की जितनी कोशिश करता है, चीजें उतनी ही खराब होती जा रही हैं। अब इस पूरे मामले में इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को ही घेर लिया है। विराट को वनडे की कप्तानी से हटाने के मामले में सच कौन बोल रहा है? BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, जिन्हें भारतीय क्रिकेट में दादा के नाम से भी जानते हैं, या फिर वनडे कप्तानी से हटाए गए विराट कोहली? दरअसल दादा ने दावा किया था कि विराट को कप्तानी से हटाए जाने के बारे में पहले ही बता दिया गया था, जबकि विराट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पहले रोहित शर्मा को टीम का कप्तान चुन लिया गया, बाद में इसकी उन्हें जानकारी दी गई। यानी साफ है विराट और गांगुली में से कोई एक झूठ बोल रहा है। सच झूठ के इस खेल में विराट और रोहित के बीच चल रही अनबन की खबर को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा नहीं है जिसके कप्तान विराट कोहली हैं। विराट टेस्ट टीम के कप्तान हैं और बताया गया कि नेट प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा के हाथ की उंगली में चोट लग गई है, उन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन BCCI ने इसे लेकर कुछ और ही कहानी सुनाई है। BCCI अधिकारियों का कहना है कि रोहित को हैमस्ट्रिंग की परेशानी है। हैमस्ट्रिंग पैर में जांघ के पिछले हिस्से में कूल्हे से लेकर घुटने तक होती है, यानी चोट उंगली में लगी है और समस्याएं जांघों में आ गई हैं। रोहित टेस्ट टीम से बाहर हो चुके हैं और दावे विराट के वनडे टीम से बाहर होने के भी किए जाने लगे। रोहित और विराट के बीच चल रहे विवाद को लेकर BCCI के अधिकारियों ने विराट कोहली को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो इसे लेकर सख्त बयान देते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं हो सकता, विराट को अपना रवैया सही करना चाहिए। इन सब के बीच विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि उन्हें रोहित शर्मा से कोई परेशानी नहीं है, वो रोहित की कप्तानी में खेलने को तैयार हैं। हाँ, उनकी ये इच्छा जरूर थी कि वो वनडे टीम की कप्तानी करें, लेकिन BCCI ने उनसे बिना सलाह लिए रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया।
दिया। विराट का दावा है कि उनसे कप्तानी छीनने के बाद इसकी सूचना दी गई, जबकि दादा का दावा था कि सिलेक्टरों ने विराट को एक दिन पहले कप्तानी को लेकर बताया था, लेकिन कोहली ने दादा के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोहली ने ये भी साफ कर दिया है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं है। वो रोहित के नेतृत्व वाली टीम का हिस्सा बनने को तैयार हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। मोदी सरकार ने देश में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन इस वक्त बढ़ती महंगाई की वजह से जनता का हाल बेहाल है, क्योंकि सड़क पर चलने से लेकर किचन में खाना बनाने तक सबका खर्च बढ़ गया है। महंगाई का बोझ सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर पड़ रहा है, क्योंकि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है। इस मुश्किल परिस्थिति के बीच में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर बरस रहा है। आम जनता खाए तो क्या खाए, आम जनता करे तो क्या करे, आम जनता जाए तो कहां जाए, ये महज सवाल नहीं है, बल्कि दर्द है नागरिकों का, जिससे मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग लगातार कहते हैं कि महंगाई है अपार, कुछ तो करो सरकार, लेकिन सरकार है कि सुनने को ही तैयार नहीं है। केंद्र की बेरुखी का ही नतीजा है कि अब देश में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। थोक महंगाई दर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 14.23% पर पहुंच गई है। 8 महीने के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलेगा कि महीने दर महीने किस कदर मोदी सरकार ने आम जनता की जेब खाली की है। अप्रैल में 10.74%, मई 13.11%, जून 12.07%, जुलाई 11.16%, अगस्त 11.66%, सितंबर 10.66%, अक्टूबर 12.54%, नवंबर 14.23%। ये आंकड़े साफ बयां करते हैं कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक महंगाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आम जनता विकास की रेस में पीछे छूट गई। इस स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि क्या यही है अच्छे दिन, कब लौटेंगे सच्चे दिन। उन्होंने आगे हैशटैग का इस्तेमाल कर कहा, मोदी और महंगाई मार गई। अब जब देश में हालात ऐसे होंगे तो विपक्ष तो तीखे तीर छोड़ेगा ही, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार ये नहीं बताती कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है, क्यों इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।